हाय गाइस, आज हम लोग पूरा फ्रॉक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा हम लोग फ्रॉक को इंट्रो लेंगे पहला। ठीक है, फिर हम लोग उसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, फिर हम लोग उसकी एनाटॉमी देखेंगे। ठीक है, फ्रॉक का तो स्टार्ट करें सबसे पहले। तो आओ देख लेते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल वे में एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड कवर करेंगे, लाइन टू लाइन कवर करेंगे। एक भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो विदाउट एनसीईआरटी होगी, एनसीईआरटी के बाहर होगी, आउट ऑफ, बिल्कुल नहीं। एक एक लाइन कवर करेंगे, प्रॉमिस। ओके आओ, तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रो देखते हैं फ्रॉक का। ठीक है, तो फ्रॉक का इंट्रो देखते हैं। तो फ्रॉक जो है वो कॉर्डेटा फाइलम का मेंबर है। अब कॉर्डेटा फाइलम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं भाई। अब ये जो फाइलम्स बनाए गए, ये कोई ऐसे रैंडमली हवा में तो बना नहीं दिए गए हैं भाई। हर फाइलम का अपना अपना क्या स्पेसिफिक एंटिटी होती है, उसकी स्पेसिफिक पहचान होती है, उसका अपना एक स्पेसिफिक करेक्टर होता है भाई। जिन जिन ऑर्गेनिज्म में वो करेक्टर आएंगे उनको हम लोग कॉर्डेटा फाइलम में रखेंगे। लाइक कॉर्डेटा फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनके पास नोटोकॉर्ड होगी। नोटोकॉर्ड मतलब भाई नोटोकॉर्ड जो आगे चल के एम्ब्रायो में जो डेवलप्ड हो जाती है ये देखो वर्टिब्रल बैकबोन, हमारी ये ऐसी हड्डी जिसको कहते हैं, हाँ ये नोटोकॉर्ड आगे जाके। ठीक है, तो दैट मीन जितने कॉर्डेट होते हैं सब में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। लाइफ की किसी ना किसी स्टेज में उनके पास नोटोकॉर्ड जरूर रहती है। ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या है कि भाई इनके पास नर्व कॉर्ड होती है, हाँ डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड एक पाई जाती है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, इनके पास पोस्टेनल टेल होती है। ठीक है, पोस्टेनल टेल मतलब पूंछ। ठीक है, बस हम लोगों में वो फंक्शनल नहीं रह गई। ठीक है, अच्छा चौथा पॉइंट क्या है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स। फेरिंग्स में कुछ गिल्स पाई जाएंगी, स्लिट्स पाई जाएंगी कॉर्डेट में। हम लोग भी जब छोटे होते हैं ना तो हमारे यहाँ भी नेक के पास फेरिंजियल गिल स्लिट मिलती हैं। ठीक है, मतलब जब इम्ब्रायो मम्मी के पेट में होते हैं। ठीक है, बाकी पांचवा पॉइंट ये होता है कि हमारा जो हार्ट है वो कैसा होगा, वेंट्रल साइड हार्ट पाया जाएगा। हमारी जो ये बॉडी है ना, ये बॉडी है ये पूरी वेंट्रल साइड है, पीछे वाली डॉर्सल साइड है। ओके ठीक है, तो ऐसे याद रखो। तो यही कुछ कैरेक्टर हैं कि जिन भी ऑर्गेनिज्म में होंगे उनको हम लोग कॉर्डेट्स में शामिल कर देंगे, बाकी बचे हुए नॉन कॉर्डेट्स में आ जाएंगे। ठीक है, आओ ठीक है। तो फ्रॉक के पास भी ये चीज़ें होती होंगी तभी उसको कॉर्डेटा में रखा गया होगा। देखो ठीक है, अच्छा अब कॉर्डेटा को भी अगर हम लोग इसकी ग्रुपिंग, इसका क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको जो है तीन ग्रुप में, तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। देखो हाँ ठीक है, अपन एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे और किसी हिसाब से नहीं चलेंगे, बाकी तो मानना अलग अलग है किताबों का। ठीक है, लेकिन अपन सिर्फ एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे। एनसीईआरटी कहती है कि कॉर्डेट्स को तीन सब फाइलम में डिवाइड कर दिया गया है भाई, यूरोकॉर्डेटा, डेंसिफेलोकॉर्डेटा एंड लास्ट क्या है, वर्टिब्रेटा। ठीक है, अब अपना जो वर्टिब्रेटा है थर्ड वाला सब फाइलम, इसको दो बायोलॉजिकल ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक एग्नैथा, एक ग्नैथोस्टोमेटा। हमने क्या बोला, बुलाओ फिर से। हमने कहा एक एग्नैथा, एक ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथा का मतलब होता है जॉ, मतलब जबड़ा। एग्नैथा, ए मतलब अब्सेंट, मतलब जबड़ा रहित, और जबड़ा सहित, जॉलेस, जॉफुल। ठीक है, इन्होंने दो वर्टिब्रेटा को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया भाई, एग्नैथा, ग्नैथोस्टोमेटा। ठीक है, एग्नैथा का एक क्लास, इसके अंदर एक क्लास पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं साइक्लोस्टोम। ठीक है, ग्नैथोस्टोमेटा को इसको दो सुपर क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। पहला तो है पाइसेस, दूसरा है टेट्रापोडा। क्या 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 भाई, एग्नैथा को दो सुपर क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। पहला तो है पाइसेस, दूसरा तो है टेट्रापोडा। ठीक है, तो पाइसेस में ना, पाइसेस के दो क्लास, एक्चुअली पाइसेस का दो या फिशेस वाला क्लास इसको बोलते हैं, इसमें मछलियाँ आती हैं। ठीक है ना, इसमें दो क्लास आती हैं। पाइसेस क्या है, सुपर क्लास, इसके अंदर दो क्लासेस, पहली तो है कॉन्ट्रेक्थीस, दूसरी क्या है, ऑस्टिकथीस। तो कॉन्ट्रेक्थीस का मतलब होता है कार्टिलेजिनस फिश आएंगी। ऑस्टिकथीस, स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टिकथीस मतलब ऐसी फिश जिसमें बोन प्रेजेंट होंगी, जिनका स्केलेटन कैसा होगा, इंडोस्केलेटन बोनी होगा। ठीक है,
मतलब कोई दिक्कत तो नहीं ना, एकदम आराम आराम से चल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आई टेट्रापोडा सुपर क्लास की। टेट्रापोडा को 4 क्लास में डिवाइड कर दिया है। हाँ सही बात है भाई, 4 क्लास में, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स एंड देन मैमल्स। ओके ठीक है, तो एम्फीबिया में रखा गया है। एम्फीबिया का जो सबसे फेमस मेंबर है वो है फ्रॉग। ठीक है, आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, एम्फीबिया। दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें इसके फाइलम की तो वो है कॉर्डेटा। क्लास की बात करें अगर फ्रॉग के बारे में तो इसको एम्फीबिया क्लास में रखा गया है। भैया भैया भैया, टेट्रापोडा आपने बताया था सुपर क्लास, इसके अंदर 4 क्लासेस आती थी, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, में। तो टेट्रापोडा का मतलब, टेट्रापोडा मतलब 4 पैर जिसके होंगे, 4 लिम्ब होंगे, 2 तो 4 लिम्ब होंगे, 2 हाइंड लिम्ब होंगे। मतलब आज से किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखना जिनके 4 पैर हों, ठीक है, वो टेट्रापोडा। भाई गाय देखो, भैंस देखो, शेर देखो, सियार देखो, कुकुर देखो, बिलार देखो, इस सब के पास 4 पैर हैं, मतलब ये सारे मैमल्स हैं। हाँ भैया, हम लोग, अरे हम लोग तो हैं ही हैं मैमल्स, ठीक है। बस हम लोगों में लोकोमोशन जो होता है वो बाइपीडल होता है, किसी में अब वो 4 पैर से चल रही है तो टेट्रापीडल लोकोमोशन बोल लो, हम 2 पैर से चल रहे हैं बाइपीडल लोकोमोशन बोल लो, बस इतना डिफरेंस है, और कुछ तो नहीं। और कठिन कुछ नहीं कर, हर चीज़ का वो है रीज़न। बायोलॉजी में, बायोलॉजी रटने वाला बिल्कुल सब्जेक्ट नहीं, हर चीज़ का रीज़न है। उंगली 4 है, अंगूठा इधर है, किस लिए है, हर चीज़ का रीज़न है, ठीक है। आँख के पास भौं क्यों पाई जा रही है, भगवान ने ऐसे ही बना दी? नहीं, हर चीज़ का रीज़न है। बरौनी क्यों है, आईलिड क्यों प्रेजेंट है, हर चीज़ का रीज़न है। हेयर क्यों बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, नेज़ल के ऊपर हेयर क्यों प्रेजेंट है, हर चीज़ का रीज़न है। मोछें क्यों हैं, हर चीज़ का रीज़न है। कान के आगे पिन्ना क्यों निकला हुआ है, हर चीज़ का रीज़न है। अच्छा बता भी दीजिए, अब जैसे कान का पिन्ना हो गया, ठीक है, तो देखते होगे कान का पिन्ना जैसे ही कोई बोलता है तो ये जो होते हैं हमारी आवाज़ को, जो साउंड वेव आती है वो साउंड वेव यहाँ से इससे पिन्ना से टकराती है और वो साउंड वेव को अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है, जिसके कारण हमें अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है वो साउंड वेव, अंदर इनर ईयर में जाके हमको वो ऑडियो जो है, वो जो साउंड है वो सेंस कर लेते हैं हम कि भाई क्या आवाज़ है, किस टाइप का साउंड है वो, ठीक है। तो हर चीज़ का बायोलॉजी में तर्क है, बस ये है नहीं पता होता तो कह देते हैं कि भाई रटने वाला सब्जेक्ट, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, हर चीज़ के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, ओके। तो आओ हम लोग अभी एम्फीबिया पे चलते हैं, ये चीज़ का भी हम लोग और किसी और दिन करेंगे, ठीक है। ये सारी बातें बिल्कुल एकदम आराम से पढ़ेंगे, प्यार मोहब्बत से है। तो हमने क्या देखा, कॉर्डेटा देखा हमने, इसको कॉर्डेटा फाइलम में रखा गया है और एम्फीबिया सब क्लास में रखा है, एम्फीबिया क्लास में रखा गया है, ठीक है। भैया भैया भैया, एम्फीबिया का मतलब क्या होता है? एम्फीबिया का मतलब होता है 2, एम्फी, ठीक है, एम्फी का मतलब होता है 2, ठीक है। बिया मतलब बायो, मतलब लिविंग, मतलब ये जो होते हैं ना, ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं एम्फीबियंस जो जिनकी जो लाइफ है ना वो दोनों तरह से सर्वाइव कर सकते हैं, टेरेस्ट्रियल लाइफ भी, एक्वाटिक पानी में भी, फ्रेश वाटर में, ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। हाँ, तभी तो इनका नाम है एम्फीबिया, ठीक है, ओके। अच्छा, अब तीसरा जो पॉइंट इसके बारे में आपको जानना है वो ये है कि फ्रॉग की जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो इंडिया में मिलती है ना, उसका नाम है राना टिग्रीना। बस ये पूछ लिया जाता है, एक जीके का क्वेश्चन हर कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये मतलब कि जो छोटे, मतलब कि जैसा भी लेवल एग्ज़ाम हो, वो ये कई बेसिक क्वेश्चन कि भाई इंडियन फ्रॉग का जो साइंटिस्ट नेम क्या है, राना टिग्रीना, बस, ठीक है। बाकी अगर चौथे पॉइंट पे आए तो इट इज़ पोइक्लोथर्मल एनिमल या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। भैया भैया भैया, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होता है बताते हैं ना। कोल्ड ब्लडेड एनिमल का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म, नो ध्यान से सुनना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट के थ्रू, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, हाँ, घटता बढ़ता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब जैसे बाहर आउटर इन्वायरमेंट है, अगर बाहर ठंडी है तो
उनकी भी बॉडी का टेम्परेचर कैसा होगा, ठंडी हो जाएगी, उनकी भी बॉडी ठंडी हो जाएगी। अगर बॉडी बहुत ज़्यादा बाहर इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा गर्म है तो उनकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, जो कि अच्छा नहीं है ना। हम लोगों के साथ ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। देखो हम लोग क्या है, हम लोग ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, चाहे इन्वायरमेंट आगे कैसा भी हो, ठंडी पड़ रही, बर्फ़ गिर रहा, चाहे कैसा हम कपड़े पहन लेंगे, हमारी बॉडी में ऐसे ऐसे मॉडिफिकेशन हो जाएंगे, देखते हो रोए खड़े होते हैं, दांत किटकिटाने लगते हैं जब ठंडी लगती है। ऐसा हमारी बॉडी किस लिए कर रही है? ताकि अंदर से हमारी बॉडी को हीट मिल सके, है ना, गर्मी मिल सके। हाँ, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है, ये बॉडी हमारी अपने आप करती है ना, हमारी बॉडी अपने आप ये सब मॉडिफिकेशन कर रही होती है ताकि हमारी बॉडी का जो है टेम्परेचर थोड़ा कांस्टेंट हो सके। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, उतना टेम्परेचर बॉडी हमारी मेंटेन कर सके। तो जो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से मेंटेन करके रखते हैं, सॉरी मेरा चश्मा गिर गया, ठीक है, मेंटेन करके रखते हैं, जो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का टेम्परेचर बाहर आउटर इन्वायरमेंट के हिसाब से मेंटेन करके रखते हैं, उनको तो हम लोग कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। जो नहीं रख पाते हैं, दैट्स मीन्स बाहर का टेम्परेचर ठंडा है तो उनकी बॉडी भी ठंडी हो जाती है, बाहर का टेम्परेचर गर्म है तो उनकी बॉडी के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट दैट मीन्स कैसा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका इन्वायरमेंट के हिसाब से टेम्परेचर जो है बॉडी का वो घटता बढ़ता रहता है, दैट मीन्स वो कांस्टेंट नहीं रख पाते अपनी बॉडी का टेम्परेचर, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? या फिर इसको इट इज़ ऑल्सो नोन एज व्हाट, पोइकिलोथर्मल। पोइकिलोथर्मल, चाहे कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म कह दो, चाहे पोइकिलोथर्मल ऑर्गेनिज्म कह दो। ठीक 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 ठीक। अब तो ये बताइए कि फ्रॉग तो कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है, तो दैट्स मीन जब बाहर का टेम्परेचर भैया ज़्यादा होता होगा या बहुत ज़्यादा ठंडा होता होगा तो फ्रॉग तो ठंडा हो जाएगा, फ्रॉग के बॉडी के अंदर तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, वो तो बेचारा ठंड लगे उसे, तो उसके अंदर जो सेल है उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शनें कैसे चलेंगी? भाई ये भी बात सही है यार, ऊपर ने बात एकदम सही, भाई क्वेश्चन एकदम सही आया दिमाग में, सही बात है भाई। बाहर का टेम्परेचर जब ठंडा होगा तो फ्रॉग के अंदर के बॉडी का टेम्परेचर भी ठंडा हो जाएगा, तो भाई ऐसा कैसे होगा? अब फ्रॉग के अंदर सेल है, अब सेल के अंदर तो बहुत सारी रिएक्शनें हो रही हैं ना, मेटाबॉलिकली रिएक्शन चल रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शनें चल रही हैं, जिनसे क्या करेगा, एनर्जी बनेगी, है ना, और एनर्जी बनेगी वही फ्रॉग को एनर्जी प्रोवाइड करेगी, जिंदा रखने में मदद करेंगी। लेकिन जब वो रिएक्शनें चल ही नहीं पाएंगी सेल के अंदर, क्योंकि भाई हर रिएक्शन कब चलती है, किसी भी रिएक्शन चलने ऐसे ही थोड़ी ना कोई भी रिएक्शन चल सकती है, हर रिएक्शन के चलने के लिए कोई ना कोई एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए, एक स्पेसिफिक प्रेशर होना चाहिए। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते नहीं है, कोई भी रिएक्शन ऐसे तो हर रिएक्शन को चलने के लिए उसका एक अपना स्पेसिफिक टेम्परेचर, वो उसके हर स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, तो वो रिएक्शन उसी फिक्स टेम्परेचर पे चलेगी। तो अब दैट्स मीन्स फ्रॉग में बहुत सारी रिएक्शन है जो कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे चल रही होंगी, लेकिन बाहर का इन्वायरमेंट सपोज दैट कम हो गया टेम्परेचर, या सपोज बहुत ज़्यादा, तो यहाँ का जो सेल के अंदर का टेम्परेचर है वो भी डिसबैलेंस हो गया, तो अब वो रिएक्शन चलेगी कैसे? तो दैट्स मीन इसको कवर अप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ताकि मेटाबॉलिकली रिएक्शन फ्रॉग में चलती रहे, इसके लिए वो क्या करता है, जब बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो ये चला जाता है ज़मीन के अंदर, बिल बना लेता है, डीप बरो कर लेता है, बिल बना लेता है, ठीक है, ज़मीन में, उसमें जाके छिप जाता है, उसमें जाके, ताकि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को ये थोड़ा हीट कर सके, ठीक है। बाहर अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो फ्रॉग क्या करता है, बिल बना लेता है, उसके अंदर चला जाता है ज़मीन के अंदर, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो भी वो बिल बना के अंदर चला जाता है, ताकि उसको क्या उतनी ज़्यादा गर्मी ना लगे, ठीक है। दैट्स मीन्स चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा ठंडी हो, ये उस टाइम क्या करेगा, ज़मीन के अंदर बिल बना के, दैट मीन डीप बरो बना के ये अंदर चला जाएगा, ठीक है, अंदर आराम से स्लीपिंग में कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। अगर ठंडी में गया तो इसको हम लोग बोलते हैं विंटर स्लीपिंग, अगर गर्मी में गया तो इसको बोलते हैं हम लोग समर स्लीपिंग, ठीक है। अच्छा, अगर विंटर में गया तो क्या कहेगा, विंटर स्लीपिंग।
विंटर स्लीपिंग को हम लोग हाइबरनेशन कहते हैं कि भैया बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंडा था, फ्रॉग चला गया विंटर स्लीप करने, अंदर बिल बना के रहने, ताकि अपनी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। और इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम लोग फ्रॉग के केस में हाइबरनेशन बोलते हैं। कहते हैं अरे फ्रॉग जो है ना हाइबरनेशन कर रहा है, और क्या, फ्रॉग हाइबरनेशन कर रहा है। और अगर बाहर का टेम्परेचर अगर कैसा है, गर्मी वाला इन्वायरमेंट है, तो अगर गया तो इस फिनोमिना को हम लोग एस्टिवेशन बोलते हैं। हम याद कैसे रखेंगे कि हाइबरनेशन, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अबे सीजन याद रखो ना, अगर ठंडी में गया वो बिल बना के रहने तो इसको हाइबरनेशन बोलेंगे, गर्मी में गया बिल बना के रहने अंदर ज़मीन के तो इसको एस्टिवेशन बोलेंगे। नहीं भैया, हमें समझ में अभी भी नहीं आया, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको कैसे, आपको पढ़े हो, आपको मतलब आपको याद होगा, आप इतनी बार पढ़ चुके हो, आप तो भूलोगे। हमें बताओ, हम तो एक बार बताते हैं, हमें समझ ही नहीं आता, हम तो भूल जाते हैं। हाँ, ऐसा मेरे साथ भी था, ठीक है। तो ऐसा होता है, देखो ऐसे याद रखना। अच्छा ये बताओ, हीटर, हाथ से हीटर, और हीटर हम लोग किस सीज़न में यूज करते हैं भाई? ठंडी के सीज़न में। तो दैट मीन्स ठंडी के सीज़न में वो क्या करेगा? हाइबरनेशन, ठीक है। हाथ से हीटर, हाथ से हाइबरनेशन। और हीटर का यूज़ हम लोग किस सीज़न में करते हैं? ठंडी में। दैट मीन विंटर में वो क्या करेगा? फ्रॉग हाइबरनेशन करेगा। एंड समर में वो क्या करेगा? एस्टिवेशन। समर मतलब गर्मी, और गर्मी में किसका यूज़ किया जाता है? एसी का। हालांकि मेरे पास अभी एसी है नहीं, कूलर चल रहा है, वही सही बात है, ठीक है। तो गर्मी में क्या यूज़ होती है? एसी। ए फॉर एसी, ए से एस्टिवेशन, ठीक है। तो समझ गए ना? एस्टिवेशन कब करेगा? समर सीज़न में। हाइबरनेशन कब करेगा? विंटर सीज़न में। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? पक्का? ओके, ठीक है। अच्छा, दैट मीन्स समझ गए, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल था इसलिए ये ऐसा कर रहा है। अच्छा ठीक है, अब एक चीज़ बताइए आप तो हमें, जब वो स्लीपिंग कर रहा होगा, अंदर बिल में जा रहा होगा, तो उसको अपना खाना वाना कहाँ से मिलेगा? बेचारे को भूख नहीं लगेगी? नहीं, इसके अंदर क्या होता है, इसकी बॉडी में कुछ फैट बॉडीज़ पाई जाती हैं। उन फैट बॉडीज़ के अंदर जो होता है फूड स्टोर जो होता है वो रिज़र्व होता है, ठीक है। ताकि जब फ्रॉग जो है अपनी ऐसी कंडीशन में जाए, बिल के अंदर जाए ना, तो फिर जो वहाँ पे खाना होता है उसकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम यही फैट बॉडीज़ करती हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा यही नहीं, ये फैट बॉडीज़ जब ये विंटर या समर स्लीपिंग कर रहा है, दैट मीन्स हाइबरनेशन या एस्टिवेशन कर रहा है, उसी टाइम नहीं, जब ये जब इसका रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन पीरियड चलता है, उस फेज़ के दौरान भी इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। उस समय भी इसको फैट बॉडी एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, जब ये हाइबरनेशन एस्टिवेशन करेगा तो कौन इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा? फैट बॉडीज। रिप्रोडक्शन करेगा तो एनर्जी की डिमांड होगी, तो इसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? वो भी फैट बॉडीज। यही नहीं, ठीक है, अगर हमें क्या बोला, अगर देखो हाइबरनेशन हो गया, ठीक है, एस्टिवेशन हो गया, कुछ बताने वाले तो भूल गए यार भैया। एक और काम है एनर्जी, जब ये इसके अंदर क्या होगा, जब मेटामॉर्फोसिस होगी। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? जब कोई भी ऑर्गेनिज्म लार्वा से एडल्ट फॉर्म में बनता है ना, एडल्ट फॉर्म में लार्वा, भैया समझे नहीं यार, आप लार्वा कह रहे हो। लार्वा का मतलब ऐसा बेबी जो अपने एडल्ट ऑर्गेनिज्म से मैच नहीं करता। जैसे हम लोग जब छोटे थे, बच्चे थे, तो हम लोग तो पापा मम्मी की तरह ह्यूमन लग रहे थे ना भाई, देखने में ह्यूमन पता चल रहा था भाई, ह्यूमन जैसे थे। तो हम लोग ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे बेबी को लार्वा नहीं बोलेंगे, ऐसे बेबी को ह्यूमन बेबी बोलेंगे। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म के ऐसे बेबी होते हैं जो कि एडल्ट फॉर्म में, एडल्ट से अपने मम्मी पापा से नहीं मिलते होंगे, एडल्ट ऑर्गेनिज्म से नहीं मिलते होंगे, तो ऐसे बेबी को हम लोग लार्वा बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, क्या कोई कन्फ्यूज़न? हर चीज़ का तो रीजन दे रहे हैं अच्छे से कि भाई लार्वा किसे कहते हैं, ठीक है। बस कंसेप्ट क्लियर करो, बिल्कुल भी कोई भी एकदम ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना यार, हर चीज़ का रीज़न है, किस लिए डरना, ठीक है। तो दैट्स मीन्स लार्वा कहते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है,
तो दैट मीन्स जब लार्वा का एडल्ट में कन्वर्ट होना, हाँ वो बेबी बड़ा भी तो होगा, तो जब बड़ा होते जाएगा तो एडल्ट बनता जाएगा, तो लार्वा का एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना इस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, मेटामॉर्फोसिस। इसको हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो जब मेटामॉर्फोसिस हो रही होती है प्रोसेस, उसमें भी एनर्जी की जरूरत रिक्वायरमेंट होती है। उस समय भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कौन पूरा, यही फैट बॉडीज पूरा करती हैं। ठीक है, चलो ठीक है, दैट मीन्स ये चीज़ आप समझ गए। अच्छा, अब यहीं पे एक चीज़ बता दें, जब ये ज़मीन के अंदर होता है ना फ्रॉग, उस समय ये, अच्छा बताओ किस चीज़ से रेस्पिरेशन कर रहा होगा, सांस ले रहा होगा? उस समय वो अपनी स्किन से सांस लेता है। हाँ सोचो, फ्रॉग अपनी स्किन से सांस लेता है। हम लोग कैसे, हम लोग तो लंग्स से सांस लेते हैं, वो अपनी स्किन से सांस लेता है। मतलब सोचो, मतलब कितना मज़ा होता यार, स्किन से सांस लेता भाई यार। ठीक है, अपना फ्रॉग यार भाई यार स्किन से सांस लेता है, मतलब देख लो, मतलब क्या मज़ा है। और हमें मेहनतें नहीं करनी है, मतलब एक दो बार ऐसा नहीं करना है, ऑटोमेटिक सांस ले लेता है स्किन से। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग देख रहे थे कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज व्हाट, पोइक्लोथर्मल। इसको हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल या पोइक्लोथर्मल एनिमल कहते हैं। ठीक है, रीज़न बता दिया भाई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि भाई ये जो है ना कैमोफ्लेज कर लेता है। क्या 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 दोबारा बोलिए, समझ में नहीं आया ये वर्ड। ये जो है फ्रॉग, वो कैमोफ्लेज कर लेता है। भैया समझ में नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया ये वर्ड क्या है, बताते हैं हम, है ना। कैमोफ्लेज का मतलब होता है रंग बदलना। हाँ, अगर ऐसी बात है तो भैया इंसान से ज़्यादा कौन कैमोफ्लेज कर पाएगा? सबसे ज़्यादा रंग तो इंसान बदल रहा है। नहीं, वो सिर्फ कहने के लिए है। हम इस समय इंसान जो कलर बदलता है वो अंदर मन का बदल देता है, वो मन से धोखा देता है। लेकिन जो फ्रॉग ऑर्गेनिज्म है ना, ये बॉडी का रंग बदलते हैं। अपने एनिमी से, अपने प्रीडेटर से, अपने दुश्मन से बचने के लिए अपनी बॉडी का ये कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कैसे भैया? जैसे जब फ्रॉग जो है हरी घास पे रहेगा, ग्रीन घास पे, तो अपनी बॉडी का कलर कैसा कर लेगा? ग्रीन कर लेगा। देखो, ताकि जो एनिमी है वो दूर से देखे तो वो समझे अरे ये फ्रॉग नहीं, ये घास है। भाई वो घास में होगा, घास भी हरी, फ्रॉग भी हरा, तो वो सही से पहचान नहीं पाएगा फ्रॉग को, मतलब एकदम डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर सांप वही हरे घास में अगर काले रंग का फ्रॉग होता, ब्राउन रंग का, तो सांप तुरंत ही देख लेता, तो अटैक कर देता। लेकिन नहीं, उसने अपना कलर कैसा कर दिया? रंग बदल लिया अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, घास के हिसाब से, जहाँ पे है वो घास के इन्वायरमेंट में, मतलब घास वाला इन्वायरमेंट है, घास के हिसाब से उसने अपनी बॉडी का भी कलर उसी के हिसाब से कर दिया, उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दैट मीन्स इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के कलर को मेंटेन, मतलब उसी फॉर्म में कर लेना इज़ नोन एज व्हाट, दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज व्हाट, कैमोफ्लेज। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज व्हाट, मिमिक्री। एनसीईआरटी इसी को मिमिक्री भी करती है। लेकिन बात सुनना मेरी पूरी, मिमिक्री और कैमोफ्लेज दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, बट ये डिफरेंस मैं आपको इकोलॉजी में बताऊंगा, यहाँ पे नहीं बताऊंगा। हाँ, थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, बस इतना याद रखो। लेकिन एनसीईआरटी ने यहाँ पे मिमिक्री और कैमोफ्लेज को एक ही सेम चीज़ माना हुआ है। ठीक है, तो अपन एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग से देखेंगे, चलेंगे, ये याद रखना। ठीक है, अच्छा, अब ठीक है, और अच्छा बात करें तो हमने क्या बताया, ये जैसे ड्राई लैंड्स पे होगा, ड्राई अर्थ पे होगा, ठीक है, सूखी ज़मीन पे होगा, तो अपनी बॉडी का रंग उसी के हिसाब से ड्राई कर लेगा। और अगर ग्रीन घास पे होगा तो अपनी बॉडी का रंग ग्रीन कर लेगा। क्यों भैया? सिंपल सी बात बताए नहीं, एनिमी से बचने के लिए। और क्या आपको पता क्या, जो अपनी आर्मी का कलर होता है ना, ये यूनिफॉर्म को ये ऐसे ही नहीं ग्रीन रखा गया है, पूरा सोच समझ के बनाया गया है। क्योंकि हमारी आर्मी जो होती है ज़्यादातर ग्रीन इधर उधर, जानते हो कितना, मतलब उधर जंगल टाइप का, या वहाँ पे पहरा हुआ, या वहाँ पे बॉर्डर अपना जो है, तो इनकी जो यूनिफॉर्म का कलर रखा गया है वो इसीलिए है ताकि इनको दूर से डिटेक्ट ना किया जाए। जैसे वो देखो, हम बताएं, जैसे जो नेवी होती है, पानी कैसा है? नीला, थोड़ा आसमानी टाइप का नीला, तो नेवी का कलर देखो नीला। ठीक है, आर्मी रहती है ग्रीन एरिया में ज़्यादा अपनी। ठीक है, तो उसकी हर चीज़ उसको उसी के कलर के अकॉर्डिंग, यूनिफॉर्म उसकी, बेल्ट तो हरी, हेलमेट तो हरा, ठीक है, ग्लव्स तो हरे, हर चीज़ हरी कर दी जाएगी ना। तो इन सब का यूनिफॉर्म ऐसा रखने का कोई ना कोई मोटिव होता है, ये नहीं रेंडमली नहीं आर्मी ने ऐसी यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर दी भाई। थिंकिंग ऐसा इसलिए ताकि वो पहचान में ना आए।
ठीक है। हाँ, उनको कोई जल्दी जो दुश्मन है वो जल्दी डिटेक्ट ना कर पाए, ठीक है, इस वजह से। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आई। कैमोफ्लेज का मतलब, कैमोफ्लेज का मतलब, कैमोफ्लेज का मतलब समझ में आया, समझ में आ गया ना? तो ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिमिक्री, एनसीईआरटी बोलती है, इसलिए हमने बताया आपको, ठीक है। अच्छा, तो दैट मीन ये थोड़ा हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। हमने क्या क्या देख लिया? हमने 5 पॉइंट देख लिए भाई। सबसे पहली बात, ये कॉर्डेटा फाइलम का मेंबर, दूसरी क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है, तीसरा इसको कोल्ड ब्लेडेड एनिमल कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग पोइक्लोथर्मल भी बोलते हैं, ठीक है। चौथा हम लोगों ने देखा कि इसको इंडियन फ्रॉग, जो कॉमन मोस्ट इंडियन फ्रॉग स्पीसीज है वो कौन सी है? राना टिग्रीना। पांचवा हम लोगों ने एक पॉइंट देखा क्या, कि ये कैमोफ्लेज भी कर सकता है। दैट मीन्स अपनी बॉडी का इन्वायरमेंट के हिसाब से अकॉर्डिंग ये अपनी बॉडी का कलर भी चेंज कर सकता है, ठीक है। हाँ, तो ये हम लोगों ने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया। अब हम लोग इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे। क्या 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 भैया, मॉर्फोलॉजी समझ में नहीं है। मॉर्फोलॉजी क्या मतलब? देखो, जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को बाहर से स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। जैसे हमारी स्टडी, हमारी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करोगे तो क्या बताओगे कि भाई हमारे पास 2 कान हैं। बाहर से हमें जो स्टडी करोगे, बाहर से हमें जो भी बाहर से देखने में लगेगा वो हमारी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी कहलाएगा भाई। किसी भी चीज़ को आप बाहर से देखो, मॉर्फोलॉजिकल। अब जैसे हमें ही देख लो यार, हमारे पास क्या है? 2 कान हैं, 2 आँख हैं भाई। बाहर से देखने में क्या क्या लग रहा है? 2 कान, हेयर हैं, नोज़ है, नोस्ट्रिल है, लिप्स हैं, मतलब हेड है पूरा का पूरा, 2 हाथ हैं, ठीक है। तो ये जो आप हमें बाहर से देख रहे हो, ये हमारी मॉर्फोलॉजी कर रहे हो आप, ठीक है। अब ठीक है, एक टर्म और समझो, एनाटॉमी। चकुआ कहाँ है? 1 मिनट। हाँ, ओके, ये है चाकू। थोड़ा गंदा है, हमें लगता है धुला वुला नहीं गया, बहुत दिन हो गए। सोचियो आम लाए थे तो कटा था, लेकिन ये धुला नहीं गया है। चलो कोई बात नहीं, धुल नहीं। तो ये जो मतलब क्या मॉर्फोलॉजी समझा दी। अब एक वर्ड समझो, एनाटॉमी ना। एनाटॉमी ये होता है जब आप हमारी बॉडी को काट के देखोगे। हमारी बॉडी को काट दो, ऐसे बॉडी को काट दो और कुछ चीर दो, काट दो, ठीक है। अब जो आप बाहर से हमारे अंदर जो ऑर्गन्स देख रहे हो भाई, हार्ट होगा एक बढ़िया क्यूट सा प्यारा सा, ठीक है, एक लंग्स होगा, ठीक है, स्टमक होगा, इधर 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 लीवर होगा, फिर उसके नीचे किडनी होगी। आपको पता है जो किडनी दोनों आपस में होती हैं वो एकदम बराबर में नहीं होती। जो राइट किडनी होती है अपनी, वो लेफ्ट किडनी के कंपेयर में थोड़ा नीचे होती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लीवर रखा होता है ना, तो लीवर थोड़ा अपना वेट डालता है, जिसकी वजह से जो राइट किडनी है वो थोड़ा उसके ऊपर भार पड़ता है, तो वो थोड़ा नीचे, इसके कंपेयर में नीचे हो जाती है, नीचे पोजीशन में हो जाती है, ठीक है। तो दैट मीन्स आप मेरे ऑर्गन को जब चीरोगे तो अंदर ये सारे ऑर्गन्स आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो अब कहा जाएगा कि आप हमारी बॉडी की क्या कर रहे हो? एनाटॉमी कर रहे हो। मतलब जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को, बॉडी को काट के देखें तो हम लोग उसकी क्या कर रहे हैं? एनाटॉमी कर रहे हैं, एनाटॉमिकल स्टडी कर रहे हैं कि भाई उसकी बॉडी को काटा, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। बाहर से देखा मॉर्फोलॉजी, चीर के देखा अंदर क्या क्या है, एनाटॉमी, ठीक है। अब उसी को स्टडी करना, दैट मीन्स इज नोन एज व्हाट? फिजियोलॉजी, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पे फिजियोलॉजी करनी नहीं है, हम लोगों को ऑर्गन्स देखने क्या क्या प्रेजेंट है, बस उन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना है, ठीक है। ओके, तो आओ देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये चक्कू रख दे रहे हैं यहीं पे, आओ। तो दैट मीन्स कहाँ थे हम लोग? मॉर्फोलॉजिकल स्टडी कर रहे थे, मॉर्फोलॉजी देख रहे थे हम लोग फ्रॉग की। तो फ्रॉग की पहले नंबर, देखो अपने बुक में जो डायग्राम बना है ना, वो ऐसे बना है। फ्रॉग ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ ना, फ्रॉग ऐसे बैठा हुआ। तो फ्रॉग क्या है? जो ये इधर वाला पार्ट है, जो इधर अर्थ की तरफ वाला पार्ट है, उसको हम लोग कहते हैं वेंट्रल साइड। जो आसमान की तरफ है, ऊपर है, उसको हम लोग कहते हैं डॉर्सल साइड। तो जो डॉर्सल साइड ऑफ फ्रॉग है वो होती है ग्रीन कलर की। ना 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 ना, ग्रीन कलर नहीं एग्जैक्ट है, ऑलिव ग्रीन कलर बोलते हैं उसको, ठीक है। वहाँ पे कैसा कलर है? जो डॉर्सल सरफेस है, उसकी डॉर्सल साइड है, उसका कलर कैसा? ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर पैचेस। एनसीईआरटी लिखती है डार्क इरेगुलर। कोई भी हर चीज़ लिखने का अपना एक मीनिंग होता है।
तो सही बात है भाई, जब डॉर्सल सरफेस देखोगे फ्रॉग की, आप मेढक को देखोगे जब आप, तो देखोगे उसमें क्या होता है, उसके ऊपर जो डॉर्सल साइड है उसकी, उसमें डार्क पैचेस पाए जाते हैं, इरेगुलर स्पॉट प्रेजेंट होते, चकत्ते एकदम काले काले टाइप के, लेकिन वो यूनिफॉर्मली नहीं होते, काले काले, थोड़े इधर थोड़े इधर, थोड़े आगे थोड़े पीछे, मतलब लाइन से एकदम ही लाइन से नहीं होते, इधर उधर एकदम चपत्ते टाइप के ऐसे इंडिविजुअली पाए जाते हैं, ठीक है। तो डार्क इरेगुलर स्पॉट पाए जाते हैं, ठीक है। और डॉर्सल सरफेस का कलर ऑलिव ग्रीन कलर विद डार्क स्पॉट, इरेगुलर स्पॉट, ओके। वहीं अगर हम लोग वेंट्रल साइड की कलर की बात करें, तो फ्रॉग को कभी आप देखना उठाना और वेंट्रल साइड, ये जो ज़मीन पे हिस्सा होता है उसका, वो वाला सरफेस देखना, तो पेल येलो कलर का होता है। पेल येलो मतलब पीले कलर का, बट पेल बोल दिया ना, तो इसका मतलब होता है लाइट येलो, मतलब लाइट येलो ही होता है, मतलब पेल येलो फिर भी बोलना, ठीक है, पेल येलो, हाँ ठीक है, ठीक, वो एक्चुअली पीला ही होता है, ठीक है, लेकिन पेल येलो, येलो मत बोलना, पेल येलो बोलना है, ठीक है, ठीक है। आओ, ठीक है, तो हमने देख लिया, आप ये डॉर्सल साइड देख ली, इसकी वेंट्रल साइड देख ली, ठीक है। अब बात करें अगर स्किन की, तो जो फ्रॉग की स्किन होती है ना, बहुत ही स्लीपरी होती है, एकदम चिकनी चिकनी होती है, थोड़ा स्लीपरी होती है, मतलब थोड़ा गीली गीली स्किन होती है। ऐसा क्यों होता है भैया बताइए? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी स्किन में ना ये म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करेंगी। अब म्यूकस का सिक्रीशन जब इसके स्किन पे होगा तो इसकी स्किन कैसी होगी? गीली गीली होगी, ठीक है। अच्छा बताओ, कोई चीज़ रटनी है क्या? कुछ भी तो नहीं रटना है भाई मेरा, सब चीज़ का एकदम रीज़न है भाई। स्किन गीली है क्योंकि म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट हो तो ग्लैंड है, कोई ना कोई सिक्रीशन निकालेगा, तो म्यूकस का सिक्रीशन करती है, जिसकी वजह से इसकी जो स्किन है वो स्लीपरी, चूँकि गीली होगी इसीलिए स्लीपरी होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स यही रीज़न है स्किन के स्लीपर होने का, क्योंकि उसकी स्किन पे म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर बात करें, इसके पास वन पेयर आई होती है, आँख के पास देखते हो इसकी आई जो होती है बल्ज होती है, आगे निकली होती है थोड़ी, ठीक है। वन पेयर आई विद आईलिड, हाँ जैसे हमारी देखो ये आईलिड पाए जा रहे हैं पलक, ये देखो अपर आईलिड, लोअर आईलिड, ऐसे ही फ्रॉग के पास भी अपर आईलिड, लोअर आईलिड पाए जाते हैं, ठीक है। एंड निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, हाँ इसके पास एक चीज़ और पाई जाती है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। फ्रॉग जब अपना मेढक जो होता है जब पानी में चलता है ना, तो क्या होता है इसमें, इसकी आँख पे एक झिल्ली, ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है, इसकी आँख को, आई को कवर कर लेती है, उसको हम लोग बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। अच्छा सच में भैया? हाँ सच में। अच्छा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये करती क्या है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन? तो भैया ये करती है कि फ्रॉग की आई को डैमेज होने से बचाती है, क्योंकि फ्रॉग जो है पानी में चल रहा है, अब वो पानी में अपनी आँख को खोले रखता है, तो जब आँख के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली आ गई निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, तो अब जो झूल झंखाड़ होगी उसकी आँख में लड़ेगी, तो आँख को ये जो मेम्ब्रेन है वो आ गई, तो ये आँख को प्रोटेक्ट कर लेगी, और साथ में क्या, आँख फ्रॉग ओपन करी है, फ्रॉग की आँख डैमेज भी नहीं होगी, ठीक है। तो दैट्स मीन्स ये क्या कर रहा है, आई को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। ट्रांसपेरेंट टाइप की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। बस तो आई में वन पेयर ऑफ आई प्रेजेंट होती हैं फ्रॉग के पास, विद लोअर एंड अपर एंड लोअर आईलिड एंड विद निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन समझा दी आपको। अच्छा वन पेयर ईयर पाए जाते हैं इसके पास, वन पेयर ईयर, ठीक है। अच्छा लेकिन इसके ईयर को हम लोग टिम्पैनम बोलते हैं। नहीं फिर नहीं समझ पाया भैया ये टिम्पैनम क्या? बताते हैं भाई, आए हैं, ठीक है। तो वन पेयर इसमें ईयर देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग, इसके ईयर को हम लोग टिम्पैनम बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसमें एक्सटर्नल ईयर हमारी तरह पिन्ना नहीं पाया जाता है, हाँ इसमें क्या होता है, मिडिल ईयर एज वेल एज इनर ईयर बोलते हैं, ठीक है। जो और मिडिल ईयर वही लगभग इसको टिम्पैनम बोलते हैं। इसमें एक्सटर्नल ईयर दैट मीन्स पिन्ना हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है, तो दैट मीन्स जो इनमें टिम्पैनम होता है ना आउटर साइड, वही इनर ईयर को, भाई देखो अब आप ईयर देख रहे हो किसी का, तो जो चीज़ आप देखोगे वही तो कहोगे कि ये चीज़ प्रेजेंट है। अब हमारे कोई कान देखो, वो ये थोड़ी ना कहे इसके पास इनर ईयर है, इसको सिर्फ ईयर बोलेगा क्योंकि ईयर दिख रहा है, ये चीज़ पिन्ना दिख रही, तो इसमें हमें टिम्पैनम दिख रहा होता, तो इसलिए इसके ईयर को टिम्पैनम ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें
ठीक है। तो या फिर टिम्पैनम कर दो या फिर ईयर कर दो, दोनों क्या है सही है, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं इसमें ईयर जो है वो टिम्पैनम जो है वो ईयर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हाँ, एक्सटर्नल ईयर इसमें एब्सेंट होता है, लाइक हमारी तरफ पिन्ना नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो वन पेयर ऑफ ईयर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके ईयर को हम लोग टिम्पैनम कहते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। चलो ठीक है, आओ देखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके ईयर को क्या कहा, टिम्पैनम कर दिया। जल्दी रिवाइज मार लें, जल्दी स्पीड में, फुल स्पीड में मार दें। नहीं, घपला हो जाएगा, हमें पता है, नहीं समझ में आएगा। आओ, अच्छा, धीरे देखेंगे, ठीक है। तो हम ईयर देख लिया। अच्छा, फिर इसके अगर हम लोग लिम्स की बात करें तो 4 लिम की बात करें, हाइंड लिम की बात करें तो 1 पेयर ऑफ 4 लिम, 1 पेयर ऑफ हाइंड लिम। जो 4 लिम होते हैं उसमें 4 डिजिट, हमारे 5 डिजिट्स होते हैं, उसके 4 डिजिट्स होती हैं, ठीक है। फ्रॉग के 4 डिजिट होती हैं, हाइंड लिम में 5 डिजिट होती हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। नाउ जो हाइंड लिम होते हैं उनकी जो डिजिट्स होती हैं, जो उंगलियां होती हैं, उनके बीच में कनेक्शन होता है बाय मीन्स ऑफ नेट। एक जाल पाया जाता है जिसको हम लोग वेब बोलते हैं। वो जाल जो है वो स्विमिंग में हेल्प करता है इसको, ठीक है। हमने क्या बताया, वो जाल जो है स्विमिंग में हेल्प करता है। हर उंगली के बीच से कनेक्शन होगा जाल का, जो वो जाल जो होता है, वेब जो होता है, वो इसकी जो डिजिट्स होती है उनको कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, ठीक है। तो दैट्स मीन्स ये समझ में आया, जो हाइंड लिम है उसमें 5 डिजिट्स होती हैं, ईच एंड एवरी डिजिट्स आर कनेक्टेड बाय वेब, ओके। तो दैट्स मीन्स अगर हम लोग 4 लिम की बात करें, 4 लिम मतलब जो आगे हैं लिम प्रेजेंट हैं, उसमें क्या होता है, 4 डिजिट्स होती हैं। जो पहली डिजिट्स होती है, जो पहली उंगली होती है, वो कुशन लाइक होती है मेल में, फीमेल में नहीं। देखो यहाँ पे क्या होता है, मेल और फीमेल फ्रॉग में दोनों में ही 4 डिजिट्स पाई जाएंगी, लेकिन जो मेल फ्रॉग होगा उसमें जो 4 डिजिट्स में जो सबसे पहली वाली डिजिट्स है, उंगली है, वो कुशन लाइक होगी, उसमें फैट टिश्यू एक्यूमुलेट रहेगा। क्यों? एक्चुअली ये पैड लाइक होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉपुलेटरी पैड या नेचुरल पैड। एक्चुअली होता क्या है, जब ये कॉपुलेशन करने जाता है फीमेल के साथ, तो यही पैड की वजह से वो फीमेल को क्या होता है, अच्छे से मतलब अटैच करता है, पकड़ता है, मतलब, ठीक है। तो ये कॉपुलेटरी पैड जो होते हैं उसको एज अ रिप्रोडक्शन में हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ठीक है, कॉपुलेशन करने में। तो दैट मीन्स समझ गए ना। तो ये कॉपुलेटरी पैड जो है सिर्फ और सिर्फ मेल में प्रेजेंट है। इसी कारण हम लोग फ्रॉग में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जैसे जिस भी ऑर्गेनिज्म में को देख के ही मेल और फीमेल को पहचान लिया जाए, दैट मीन्स सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जा रही उसमें। तो फ्रॉग के केस में आप मेल फीमेल को कैसे पहचानेंगे भाई? पहली बात है उसके 4 लिम में पहली फर्स्ट फिंगर को देख के, अगर कुशन लाइक है दैट मीन्स कॉपुलेटरी पैड पाए जाएंगे तो वो मेल होगा, अगर नहीं होगा तो वो फीमेल होगा, ठीक है। और बात करें हम लोग वोकल सेक्स की ना, वोकल सेक्स जो आवाज़ निकालते हैं, हमेशा याद रखोगे टर टर की जो आवाज़ निकालते हैं ना, देखो मेढक जो होता है किस सीजन में बाहर निकलता है? जो रेनी सीजन होते हैं, बरसात का सीजन इनके लिए रिप्रोडक्शन वाला पीरियड होता है इनके लिए, ठीक है। बाकी ये गर्मी रहेगा, ठंडी रहेगी, अंदर ही पड़ेंगे, लेकिन जैसे बारिश होगी ये टर टर करके बाहर आ जाएंगे। और ये जो टर टर कर रहे हैं ये मेल होते हैं भाई, क्योंकि ज़्यादा इधर उधर वो चीज़ करना देखो जो फीमेल होती है वो बेचारी लोक लाज शर्म से बेचारी थोड़ा वो मतलब उसको थोड़ा ये चीज़ होती है ना, लेकिन लौंडे जो होते हैं वो फुर्दर होते हैं, उनको इन सबसे कोई मतलब नहीं होता, आराम से मस्त एकदम, ठीक है। तो मतलब यही बात है, मतलब फीमेल जेंडर को लुभाने के लिए आदत है ना। अब जैसे कहीं शादी वादी में जाओ, ठीक है, तो शादी हम अपने यहाँ की कहानी बताते हैं कि शादी वादी में जाओ, जो बारात वारात आती है, तो जैसे कहीं की बारात वारात आई, ठीक है, तो दैट्स मीन्स मतलब कि जैसे वहाँ पे अगर उनसे कह दो कि आओ यार डांस करो, कोई दोस्त वगैरह, तो कह अरे नहीं यार डांस और मतलब वहाँ पे नहीं। लेकिन जैसे बारात पहुँचेगी, देखेगी अरे भैया हरियाली लगी हुई है छत पे, तो वो डांस अपने आप करना, कहना भी नहीं पड़ता। तो दैट्स मीन्स समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये सब एक्टिविटी करना, एक्सटर्नल एक्टिविटी किसको दिखाने, फीमेल जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये मेल का वो होता है, ठीक है, कैरेक्टर।
तो दैट्स मीन्स ये जो टर टर की आवाज़ निकालना भी होता है, ये मेल का कैरेक्टर होता है, ठीक है। फीमेल के पास वोकल सेक्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, मेल के पास ओनली वोकल सेक्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी आदत थी वो टर्रे टर्रे की आवाज़। तो एक तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल गई, एक तो क्या नेप्चुअल पैड कॉपुलेटरी पैड मेल में प्रेजेंट हुआ, फीमेल के पास नहीं, एक वोकल सेक्स मेल के पास। देखते हो फ्रॉग का ये लटका होता है, वो क्या होता है, वोकल सेक्स पाया जाता है, ठीक है, मेल में वोकल सेक्स पाया जाएगा, फीमेल में नहीं देख रहे हो। और एक और रीज़न होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का, वो होता है कि जब इसकी हम लोग अभी जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना फ्रॉग का, तो वहाँ पे यूरेटर जो पाई जाएगी वो मेल के केस में यूरोजेनाइटल डक्ट कहेंगे, वहाँ से यूरिन भी पास होगा, स्पर्म भी पास होगा। लेकिन फीमेल के केस में यूरिन की अलग पाइप है, और वो जहाँ से वो ओवा रिलीज़ करेगी, एग रिलीज़ करेगी, उसकी अलग पाइप है, ठीक है। तो दैट मीन्स वहाँ पे कॉमन पैसेज नहीं है, यहाँ पे कॉमन पैसेज है मेल के कंपेयर। तो यहाँ पे तीन रीज़न हो गए सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के। देखो, जिसने अच्छे तरीके से एनसीईआरटी पढ़ी है, जिस बंदे ने, जिस भी टीचर ने, जिस भी बंदे ने, उसको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कि भाई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म फ्रॉग में देखने को मिलती है, ठीक है। ये तीन रीजन तो हैं, चौथा रीजन कोई उठा के अंटे संटे दे देगा, वो नहीं देखने को मिलती है, वही ऑप्शन सही होगा। दैट मीन्स, तो दैट मीन मेरा कहने का मतलब है, जो अच्छे से पढ़ेगा एनसीईआरटी को, जिसने जो अच्छे से समझता है, वो ये क्वेश्चन ज़रूर देगा आपको, ठीक है। अब बात आते हैं, तो ये हो गई, हम लोगों ने देख लिया क्या, मॉर्फोलॉजी देख ली। अच्छा, एक चीज़ बता दें, फ्रॉग जो होता है जनरली ऐसे नॉर्मल रीजन में, रेनी रीजन में निकलता है। अच्छा, और क्या बताएं, मॉर्फोल। अब एनाटॉमी बची है, बाद में देखें एनाटॉमी यार भाई, चलो ठीक है, बाद में देखते हैं, टाटा, ठीक है, बाय।